Hello and good morning everyone. I welcome you all at Uber's IS. I hope everyone is doing well. So today is 11 November 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel at Uber's IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, गवर्नर्स कैन नॉट सेट ऑन बिल्स पास्ड बाय द हाउस सुप्रीम कोर्ट. अब जैसे आप सभी को पता है यहाँ पर ये जो गवर्नर वाला इशू है बहुत ही ज़्यादा चल रहा है. यहाँ पर वेरियस पिटिशंस फाइल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में. एक अभी पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नर के अगेंस्ट में पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में. उसके साथ साथ यहाँ पे केरल में 2 टाइम्स, मतलब केरल ने 2 बार यहाँ पे पिटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में. पिटिशन किस बेसिस पर है, ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर जो आपकी मेजर बिल्स है उनको पास करते हैं. यहाँ पर जो हाउस है वो बिल्स को पास करता है, लेकिन बिल एक्ट यहाँ पर तब तक नहीं बनता जब तक उसमें, अगर हम स्टेट में देखें तो स्टेट में गवर्नर का यहाँ पर फाइनल सिग्नेचर नहीं होता, गवर्नर की मंजूरी, यहाँ पर गवर्नर का एसेट नहीं मिल जाता है, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता है. अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में आपका ये जो रोल होता है वो प्रेसिडेंट का होता है. इतना आप लोगों को यहाँ पर आई होप क्लियर होगा ना. तो इसमें यही कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो मेजर बिल्स हैं उस पर गवर्नर क्या करें, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं. तो ये हमारी जो गवर्नेंस है, स्टेट की गवर्नेंस है, स्टेट की जो पॉलिटिक्स है, स्टेट का जो सिस्टम है, उसको क्या कर रहा है यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से खराब कर रहा है. इसी के चलते यहाँ पर कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, वो चीजें हमारे लिए इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अब उससे पहले एक पॉइंट आपको यहाँ पर और नोट करना है. हम बात करते हैं किसकी, कि गवर्नर, यहाँ पर जो गवर्नर के डिसीजंस होते हैं, जैसे कि बिल को मंजूरी देना, बिल को एसेट देना या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजना, तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 200. ये आप लोगों को याद रखना है. सो आर्टिकल 200 के अंदर क्या होता है कि गवर्नर के पास ये पावर है कि वो बिल को क्या करते हैं, एसेट देते हैं या फिर रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ पर भेजते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को बिल रिकमेंड कर सकते हैं कि इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स है, इसमें कुछ जो हमारे सेंट्रल लेवल के जो लॉज हैं उनमें यहाँ पर फर्क पड़ रहा है, कैसा भी क्या है. तो उस बेसिस पर क्या होता है, जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट को बिल रेफर कर सकते हैं. ये आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर होगा. अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन बिल क्लेमिंग द हाउस पास बाय them in an invalid session conveyed after adjourning signed die without prorogation. अब इसमें एक्चुअली ये है जो हमारा आर्टिकल 200, इसमें कोई टाइम लिमिट डिसाइडेड नहीं है कि मान लीजिए कोई बिल गवर्नर के पास गया है तो कितने टाइम तक मतलब गवर्नर उसको अपने पास रख सकते हैं और उसमें यहाँ पर एसेट देना होता है. तो इसी के चलते जो स्टेट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आप आर्टिकल 200 में क्या करिए, यहाँ पर एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए कि आपको विद इन 1 वीक या फिर विद इन 1 ईयर, 1 ईयर तो नहीं, 1 मंथ, जो भी यहाँ पर टाइम लिमिट है, एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए, जिससे क्या होगा, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस, यहाँ पर फाइनल डिसीजंस ले सकते हैं. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स किए गए हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. ये जो जितने भी ये लाइंस हैं, सेंटेंसेस हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, रियल पावर वेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. क्या कहा इसमें कि जो रियल पावर होती है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वो किसके पास होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है. और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और अदर हमारे एमएलए और एमपीज जो होते हैं. ओके, द गवर्नर एज एन अपॉइंटी ऑफ द प्रेसिडेंट इज टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट. गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और गवर्नर एक तरह से एक टिटुलर मतलब टाइटल वाला हेड है. रियल हेड यहाँ पर नहीं होते. आपके 2 हेड होते हैं, एक रियल हेड होता है, दूसरा होता है यहाँ पर टिटुलर हेड, नॉमिनल हेड जिसे हम कहते हैं. तो ओके, तो जो नॉमिनल है वो नाम के हेड होते हैं. रियल हेड यहाँ पर कौन होते हैं, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो the governor act on the and advice of the council of ministers save in area where the constitutions give him discretion. इसमें ये कहा जाता है कि जितने भी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, गवर्नर यहाँ पर काम करते हैं, वो किसकी एड और एडवाइस पर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की करते हैं. हाँ, कुछ यहाँ पर चीजें हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें डिस्क्रिशन प्रोवाइड करता है, तो वहां पर वो डिसीजन ले सकते हैं. लेकिन जितने भी अदर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, आपके एड और एडवाइस पर किए जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. द पावर to take decision affecting the governance of the state or the nation is essentially entrusted to the elected arm of the state. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो
ये पावर ऑफ डिसीजन है, पावर लेने का। वही तरीके से कभी कभी क्या कर रहा है, स्टेट की जो गवर्नेंस है, जो ट्रस्ट है इलेक्टेड गवर्नमेंट पर, वो क्या होता है धीरे धीरे डिमिनिश होने लगता है। तो गवर्नर को यहाँ पर तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ड्यूरिंग टॉक्स विथ यूएस इंडिया बैट्स फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन टू एंड इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस। अब आप सभी को पता है, हमने 2-3 दिन पहले से डिस्कस किया था 2+2 डायलॉग के बारे में। 2+2 डायलॉग क्या है, ये यूएसए और इंडिया के बीच में हो रहा है। अब ये फ्रिक्वेंटली यहाँ पर डायलॉग्स हो रहे हैं। एक्चुअली जो 2+2 डायलॉग का मतलब ये है कि दोनों स्टेट से, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से यहाँ पर यूएसए हो गया, यहाँ पर हम वेरियस फील्ड्स में इंगेज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में हो रहा है, हम ट्रेड के हमारे वेरियस फील्ड में इंगेजमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, यहाँ पर डिफेंस के फील्ड में, इकोनॉमिक लेवल पर हम देख रहे हैं यूएसए और इंडिया की क्या हो रही है यहाँ पर। आप सभी को पता है इंगेजमेंट बहुत ज्यादा आज के टाइम पर हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर 2+2 डायलॉग का मतलब ये होता है कि 2+2 मतलब 2 यहाँ से एक तरफ से 2 मिनिस्टर आपके इधर से होंगे और 2 मिनिस्टर इधर से। कौन से 2 मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर। तो यहाँ पर जो जितने भी हमारे डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो ट्रेड होते हैं, डील्स होती हैं, और फॉरेन मिनिस्टर इसलिए कि यहाँ पर जितने भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, फॉरेन मिनिस्ट्रीज के जो भी अफेयर्स हैं, उससे डील करने के लिए ये आपके डायलॉग होते हैं। अब यहाँ पर इस टॉक में 2 बातों पर मेनली फोकस किया गया। किस पर, एक तो हुआ हमारा रशिया यूक्रेन और दूसरा यहाँ पे इजराइल पैलेस्टीन क्राइसिस। जैसे कि आप सभी को पता है कि रशिया, ठीक है, रशिया यहाँ पर इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हम इजराइल और पैलेस्टीन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इंडिया के भी रिलेशन इजराइल के साथ अच्छे हैं और यूएसए के भी अच्छे हैं। तो इंडिया ने यहाँ पर जो 2 स्टेट सॉल्यूशन था उसको यहाँ पर क्या किया है, फोकस किया है और इसको फेवर किया है। अभी 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है, देखिए ये जो इशू है इजराइल और पैलेस्टीन का, वो 1960s से यहाँ पर चला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1960s से आप कह सकते हैं बहुत ही पुराना इशू है, मतलब 18s के टाइम का ये इशू यहाँ पर है। पहले जब ये जो पैलेस्टीन वाला एरिया था वो किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ब्रिटिश ने ये कहा कि जितने भी ये ज्यूस है बहुत ही ज्यादा, मतलब कि उनके साथ गलत हुआ है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है, तो उनके लिए हम क्या करना चाहते हैं, एक अलग से मतलब कुछ ऐसा लैंड दे दे, टेरिटरी दे दे जहां पर वो लोग रह सके। तो पहले ये जो पैलेस्टीन वाला एरिया था, ऐसा कहा जाता है कि वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था। किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। उसी टाइम पर ब्रिटिश ने क्या किया, जो जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन लेकर आए कि मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारा एरिया है तो इसमें से इतना आधा हम किसको दे देंगे, अरब्स को दे देंगे, मतलब पैलेस्टीन्स को दे देंगे, और दूसरा जो पार्ट होगा यहाँ पर जीव्स को दिया जाएगा। तो इजराइल ने तो इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था, यूएन ने भी इस प्रपोजल को सामने लेकर आया था, लेकिन जितने भी अरब से मतलब पैलेस्टीन से मुस्लिम थे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद वेरियस वॉर्स होती है, आप सभी को पता है। तो इजराइल को जितना एरिया यहाँ पर दिया था, तो इजराइल ने वॉर के थ्रू उससे ज्यादा एरिया क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। और आज के टाइम पर यहाँ पर जो वॉर चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, उसके बारे में अब आप लोगों को पता ही होगा। तो ये कहा जा रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन जिससे कि हम इजराइल पैलेस्टीन जो क्राइसिस है इसको क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार हम 2+2 डायलॉग के बारे में और देख लेते हैं। सो 2+2 डायलॉग इज अ फॉर्मेट ऑफ मीटिंग द फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर। इसमें क्या होता है, फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। जितने भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इशूज होते हैं, सिक्योरिटी इशूज होते हैं, तो यहाँ पर बातचीत पूरी की जाती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, द 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इनेबल्स द पार्टनर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट ईच अदर स्ट्रेटेजिक। मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक्स हैं, जो भी मतलब पार्टनर्स हैं, उनके साथ जो भी स्ट्रेटेजिक है उसको बेटर वे में क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। इस जो भी यहाँ पे सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर पॉलिटिकल फैक्टर्स किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, कहां पर कैसी बातचीत होनी चाहिए, जो भी यहाँ पर ग्लोबल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं तो इस टाइम पर कैसे हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होने चाहिए, इस सारी चीजों पर बातचीत होती है। यहाँ पर 2+2 डायलॉग की बात करते हैं, क्या और भी हमारे पार्टनर है इंडिया के, तो हाँ, यूएस है पहला, तो दूसरा ऑस्ट्रेलिया, थर्ड जापान, रशिया के साथ भी हमारे क्या होते हैं 2+2 यहाँ पर डायलॉग्स होते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फर्दर जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ये कहा जा रहा है कि स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उन्हें गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है?
सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं स्टेट के, उनका टेन्योर फिक्स होता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट है या फिर दोनों इनकरेक्ट है, यू हैव टू टेल इन द कॉमेंट सेक्शन। सो पॉज द वीडियो एंड कॉमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। मेक श्योर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करें। आपका एक रिवीजन ही हो रहा है, आप यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका एक पूरी तरीके से टॉपिक क्लियर हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू। यहाँ पर जो हमारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रपोजल आता है वो किससे रिलेटेड था? सोशल रिफॉर्म था, एजुकेशनल रिफॉर्म था, या फिर रिफॉर्म्स इन पब्लिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रीवैम्पिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टू फिट द बिल। अब देखिए ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं जब से ये बिल यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट में आया है। अभी तो ये जो बिल है, कौन से बिल की हम बात कर रहे हैं? इंडियन पीनल कोड, जो हमारा सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसको रिप्लेस करके आपका जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्षर संहिता, ये जितने भी हमारे एक्ट आ रहे हैं जिनको रिप्लेस किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। अभी ये जो बिल है किसके पास है? पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, यहाँ पे फॉर द स्क्रूटनी है ना, स्क्रूटनी के लिए यहाँ पर गया। अब जब से ये बिल आया है, जब से इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, सभी लोग इस पर आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन देखिए अभी इस पर इतना ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये बिल एक्ट नहीं बना है। जिस दिन ये बिल आपका एक्ट बन जाएगा तब इस बिल की क्या होगी, और ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें समझ में आएगी। अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि बिल में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं, है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हुआ। हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जैसे कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बहुत सारे जो डेफिनेशंस हैं उन्हें हमें क्लियर करना होगा। जैसे कि व्हाट इज द सेडिशन का मतलब क्या होता है? हम सेडिशन को यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। हमारा यूएपीए एक्ट है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हमें क्या करना होगा? इंश्योर करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कहा जा रहा है कि हमारे पास हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसे इम्प्रूव करने का हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी यहाँ पर गैप्स हैं, हम इन अमेंडमेंट्स के, ये जो बिल आपके रिप्लेस हुए हैं उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? उनको फिल कर सकते हैं, और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसे और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। हम इन लॉ को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इसमें हमें कुछ बट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। क्या इश्यूज दिखाई दे रहे हैं? कि वेदर दीज बिल एक्सक्लूड सिविल लॉ। पहला ये कहा जा रहा है कि हमारे जो सिविल लॉज हैं, क्या ये बिल्स में इनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा? सिविल लॉ जैसे कि आपका शादी का प्रोविजन आ जाता है, वाइफ और चिल्ड्रन का, मेंटेनेंस का, डाइवोर्स का, ये जो भी होते हैं आपके सिविल केसेस होते हैं, तो क्या इसे एक्सक्लूड किया जाएगा? सेकंड, whether these will create a reformative system rather than a punitive system. There is a move towards this by making community service as a form of punishment. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या ये जो सिस्टम हम बिल्स लेकर आ रहे हैं ये रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहा है, या फिर पुराना जो सिस्टम है उसी को आगे बढ़ा रहा है? ठीक है। थर्ड, इसमें कहा जा रहा है कि वेदर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुड बी द सेम लॉ। The CRPC has provision charting out the process of arrest and trial as well items such as section 144 that empowers the district magistrate to impose various restriction. तो यहाँ पर जो हमारा सेक्शन 144 है जिसके थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो वेरियस रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे इम्पोज करते हैं। लास्ट सेकंड फोर्थ वन इज सेइंग कि बहुत सारे जो लॉज हैं सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जो डायरेक्शंस है उसे कोडिफाई किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज इसमें बातचीत की गई हैं। तो लास्ट में देखिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारी जो स्पेशल लॉज हैं, कई बार ऑफेंसेस होते हैं, पेनाल्टीज होती है, जो हमारे प्रिंसिपल लॉ इनेक्ट हुए थे आईपीसी के सेक्शन आईपीसी में, तो वो कहीं कहीं हमें ओवरलैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ यहाँ पर रिप्लेस हो रहे हैं। यहाँ पर किस ऑफेंस के लिए क्या एप्लीकेबल होगा वो हमें आगे फर्दर पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हमें प्रोविजन से, जैसे कि हमारी जो डेफिनेशन है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द बिल रिप्लेसिंग द आईपीसी प्रोवाइड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस एज अ जर्नल exceptions from being an offender. This was called unsound mind earlier. पहले हमारे आईपीसी में क्या था, जो अनसाउंड माइंड का, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, क्या सारी चीज़ें हैं, अगर वो कुछ यहाँ पर क्राइम करता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। यहाँ पर जो एक्ट का एम क्या होना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए मेंटल इलनेस के लिए।
ताकि हम क्या कर सके, जो मेंटल रिटार्डनेस है, कंप्लीट डेवलपमेंट को हम यहाँ पर, जो भी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है उसको एक्सक्लूड कर सकें। यहाँ पर ये कहा जाए इट ऑल्सो इंक्लूड अब्यूज ऑफ एल्कोहल और ड्रग। यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे सुसाइड का केस आता है, पहले क्या था, सुसाइड को क्राइम माना जाता था कि अगर कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है, अगर वो बच गया तो उसे यहाँ पर सजा दी जाती थी, उसे पनिश किया जाता था। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर कोई पर्सन सुसाइड कर रहा है तो मतलब वो मेंटली क्या है, यहाँ पर डिस्टर्ब है, डिप्रेशन का यहाँ पर डिप्रेशन में है वो, है ना, तभी तो उसने ऐसा कदम उठाया है, ऐसा स्टेप लिया है। तो हमें उसको समझाना चाहिए, हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसे साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके प्लेस पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर उसे पनिशमेंट दे रहे थे, तो वो और ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहा था, डिप्रेशन में जा रहा था। तो उस चीज़ को यहाँ पे चेंज किया गया। तो हमें इन बातों पर भी क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। सो दीज विल बिकम द बेसिस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पार्लियामेंट शुड एग्जामिन देम विद अ ग्रेट केयर सो दैट दे क्रिएट अ फेयर, जस्ट एंड एफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो बिल है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या बन रहा है, एक बेसिस बन रहे हैं। तो इन पार्लियामेंट को ये कहा गया है कि पार्लियामेंट को ये जो बिल है उसको बहुत ही केयरफुली क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, फेयर, जस्ट और एफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज अनएंडिंग ऑर्डर। तो देखिए इसमें अभी एक्चुअली हुआ क्या है, वेस्ट बंगाल के एक देवापुर यूनिवर्सिटी में 17 साल के बच्चे की रैगिंग के कारण, उसने मतलब उसकी रैगिंग की जा रही थी और ड्यू टू दैट उसने क्या कर लिया, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से इशू क्या आता है, आपका रैगिंग का इशू आता है। ओके, 12th के बाद जब हम पास होके जाते हैं, 12th की आपकी एज कितनी होती होगी, 18 प्लस या फिर 18 80 प्लस, आप ऐसा कह सकते हैं कि जब हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हमारी जो एज होती है वो 18 ईयर्स होती है। ओके, अब उस टाइम पर एक पर्सन कैसा होता है, क्या वो मेंटली यहाँ नई नई चीज़ों को वो क्या करने जाते हैं। एक तो पहली बात क्या होता है, हम तो अपनी सिटी में कई बार कॉलेजेस लेते भी नहीं, दूसरी सिटी में हम सोचते हैं कि हमें अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए। अगर हम दूसरे सिटी में जाते हैं, दूसरे स्टेट में कई बार हम जाते हैं, मूव करते हैं कि हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए, हमारी जो हायर एजुकेशन हो वो और अच्छी हो, जिससे हम कुछ अच्छा कर सकें, तो हम दूसरे कॉलेज को एक्वायर करते हैं, मतलब अच्छे कॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, जो रैगिंग का सिस्टम है, हम पूरी फैमिली से मतलब अपनी दूर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो रैगिंग के लिए हम बात करते हैं कि हमारे बहुत सारे लॉस हैं, यूजीसी के यहाँ पे नॉर्म्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आर.के. राघवन कमेटी को यहाँ पर क्या किया था, अपॉइंट किया था, जिससे कि यहाँ पर जितने भी मतलब कि जो मीनेंस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसको हम क्या कर सकें, कर्ब कर सकें, खत्म करें पूरी तरीके से। बट स्टिल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि लॉस तो ये सब कहाँ है, सिर्फ पेपर्स में ही है, हमें ये लॉस इंप्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सो दैट इज द बिग प्रॉब्लम विद द system and our executive system. So multiple pieces of legislation and regulation prohibiting ragging on campus have failed to end the dehumanizing ordeal junior students are subjected to by their सेड्रिक्स सीनियर्स। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हमारे लेजिस्लेशन है, रेगुलेशन तो बहुत सारे हैं जो कि रैगिंग को प्रोहिबिट करते हैं, बैन करते हैं कैंपसेस में, बट ये जो कैंपस है वो क्या हो जाए, ये जो आपका डिह्यूमनाइजिंग डील्स है जूनियर स्टूडेंट्स के साथ होता है, उसको हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा इससे क्या होता है, जो ये रैगिंग होती है तो बच्चा एक बहुत बड़े ट्रॉमा में जाता है, बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस वो सोसाइटी में क्या करता है, फेस करता है। कई बार फिर इसी के कारण वो डिप्रेस हो जाता है और सुसाइड जैसे जो हीनियस क्राइम्स है, मतलब हीनियस आप क्राइम नहीं कह सकते इसे, स्टेप्स है, उसको यहाँ पर एक्वायर करता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि जिसके हमें पता है यूजीसी के यहाँ पे रेगुलेशंस है, मीनियंस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2009, जिसमें कि वेरियस जो फ्रेशर्स हैं पार्टीज मैंडेट करते हैं पेरेंट्स के अगेंस्ट, जो इंक्लूडिंग रैगिंग। यहाँ पे नो रैगिंग का हमारा नोटिस भी पुट अप किया जाता है वॉल्स में, ताकि क्या हो, यहाँ पर रैगिंग ना हो। बट स्टिल हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, रैगिंग अभी भी हमारे हायर इंस्टीट्यूशन में दिखाई देने को मिलती है। इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। पहली चीज, जो लोग होते हैं कि हम रैगिंग जैसे अगर ऐसे केसेस आते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, जो हायर एजुकेशन की तरफ अपना जो कदम होता है उसे रोक देते हैं कि हमें यहाँ पर आगे फर्दर स्टडी नहीं करनी। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो गर्ल्स पर पड़ता है, विमेन पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप अब यहाँ पर 12th के बाद कोई भी पढ़ाई नहीं करेंगे, उनको पढ़ाई करने से रोक दिया जाता है। फिर दूसरा उनके पास क्या ऑप्शन बचता है, शादी, तो उनकी यहाँ पर शादी कर दी जाती है, जो क्या करता है पूरी तरीके से एक उनकी ग्रोथ को यहाँ पर रोकता है।
तो ये सारी चीजें हैं. सो दिस हैज अ डायरेक्ट bearing on the maintenance of academic standards in individual institution. Government too must be urged the implementing regulations failing which campus would not be safe for students. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को इवन जो कैंपस है, इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर जितने भी रेगुलेशंस हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम बच्चों को एक सेफ और सिक्योर कैंपस प्रोवाइड कर सकें. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टबल ट्रबल. ओके, अब ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा आपका आ रहा है. इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे कि आपका जब हम राइस की यहाँ पर खेती करते हैं, पैडी क्रॉप जिसे हम कहते हैं, इसमें यहाँ पे इसकी हार्वेस्टिंग होती है और जब ये पैडी आपके हार्वेस्ट हो जाते हैं, जब स्पेशली हम मशीन्स के थ्रू करते हैं, जब हम मशीन्स के थ्रू यहाँ पर हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो स्टबल्स होते हैं जिसको हम स्टबल बर्निंग कहते हैं, ये यहाँ पर बच जाते हैं. अब फार्मर्स के पास पहली चीज ना तो इतना टाइम होता है कि वो क्या कर सके, यहाँ पे हाथों से कटाई करके या फिर इसको निकाल सके. दूसरा, यहाँ पर उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो क्या कर सके, यहाँ पर इसकी हार्वेस्टिंग करा सके. दो चीजें यहाँ पर होती हैं. तो इसी के चलते उनके पास एक सॉल्यूशन बचता है कि हम इसे क्या करें, यहाँ पर पूरे खेत में आग लगा दें. तो ये क्या होता है, आपके जो इतने भी स्टबल्स होते हैं वो बर्न हो जाएंगे. तो एक ही बार में उनका पूरा काम यहाँ पर खत्म. इसमें ना तो कोई टाइम की जरूरत है और ना ही पैसों की जरूरत है. ओके, ये सारी चीजें. लेकिन इसके कारण क्या होता है, पॉल्यूशन होता है. मेनली ये जो चीज होती है आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, है ना, इस रीजन में ज्यादा होता है. इसी के कारण यहाँ पर जो दिल्ली में इस टाइम पर जो पॉल्यूशन हो रहा है वो इतना ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है. ओके, तो ये स्टबल बर्निंग हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है. अब पंजाब में तो अभी इस टाइम पर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हरियाणा और यूपी में भी ये स्टबल बर्निंग हो रहा है. और ये दिल्ली में क्यों जा रही है हवा, क्योंकि वहां का जो अभी जो विंड सिस्टम है वो इस तरीके से है कि जो पूरा जो स्टबल बर्न हो रहा है, इससे जो स्मोक निकल रहा है वो दिल्ली की तरफ और इन स्टेट्स की तरफ यहाँ पर मूव कर रहा है. अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एम्स की एक रिपोर्ट आई है. एम्स ने ये कहा है कि जो आपका पोल्यूशन है वो हिडन किलर की तरह आपका काम कर रहा है. ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन को ये क्या करता है, हमारे अफेक्ट करता है पॉल्यूशन. ओके, एयर पॉल्यूशन हैज बीन लिंक्ड टू द लंग कैंसर, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक एंड मेनी अदर डिसीजेस. आपका जो एयर पॉल्यूशन है, बहुत सारे आपकी जो प्रॉब्लम्स लंग कैंसर, स्ट्रोक्स, आपके जो हार्ट अटैक होते हैं और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उससे यहाँ पर क्या करता है, डील करता है. अबाउट 1.67 मिलियन इंडियंस डाइड प्रीमैच्योरली इन 2009 अलोन ड्यू टू एयर पॉल्यूशन. यहाँ पर 2019 की बात है. ये कहा जा रहा है कि 1.67 जो मिलियंस पीपल हैं, इंडियन की बात की जा रही है, वो यहाँ पर एयर पॉल्यूशन के कारण उनकी क्या गई है, जान गई है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी बात है. और ये भी आप देख सकते हैं, जो कि हम बात करते हैं इंडिया की जो रैंक आती है वो 8th पर आती है, जिसमें आपकी जो वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स में. तो यहाँ पर जो ये रिपोर्ट रिलीज हुई, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिलीज बाय स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी, उसमें जो 8 जो सिटीज हैं, मतलब कि बहुत सारी जो सिटीज हैं, उसमें ज्यादातर जो सिटीज हैं उसमें इंडियन सिटीज हैं. सो पुअर एयर इज अ देयरफॉर नॉट जस्ट इन दिल्ली प्रॉब्लम. ये जो दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही पॉल्यूशन होता है. आपके हर साल ये जो एयर पॉल्यूशन है आपको ये महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, यूपी में भी देखने को मिलता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हर प्लेस पर अब जो एयर पोल्यूशन है वो और ज्यादा बढ़ रहा है. मतलब आपका जो पूरा ये इंडो गैंजेटिक प्लेन है वहां पर आपको पॉल्यूशन दिखना ही दिखना है. आई होप आपको क्लियर होगा. अब यहाँ पे जो पॉल्यूशन की सिर्फ ये स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है नहीं, इसमें और ज्यादा भी इसके रिसोर्सेस है. क्या क्या सोर्सेस है इसमें, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हम जनरेटर्स का यूज करते हैं, है ना, जनरेटर्स का यूज करते हैं, इसमें डीजल यूज होता है, व्हीकल्स में डीजल यूज होता है, तो इससे होता है. आपका जो हैवी इंडस्ट्री एमिशन होता है, सॉइल एंड रोड डस्ट जो उसके थ्रू होता है. यहाँ पर जब हम ओपन वेस्ट को बर्न करते हैं, है ना, आपका जो कचरा होता है डंपिंग की जाती है वेस्ट को, और उसको फिर क्या किया जाता है, जलाया जाता है, बर्न किया जाता है. तो उसके कारण भी क्या होता है, आपका स्मोक क्रिएट होता है और एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करता है. ओके, सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपके ये स्टबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से. उसका कई बार क्या होता है, इसके हम एज अ बायोडिग्रेडेबल की तरह यूज कर सकते हैं, उसे हम इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल. तो ये सारी चीजें कर सकते हैं. बट इतना ये फार्मर्स ये कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है और ना ही हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम क्या कर सकें, इस तरीके की चीजें कर सकें. सो कॉलिंग इट अ मर्डर ऑफ अ हेल्थ ऑफ द पीपल, द सुप्रीम कोर्ट क्रैक द whip on the government. Among other direction, it ordered Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Rajasthan to stop stubble burning
गोइंग फॉरवर्ड। तो ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ऑर्डर आया है कि आपको ये जो स्टबल बर्निंग है उसे क्या करना होगा, रोकना होगा, पूरी तरीके से खत्म करना होगा। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर हो। देखिए आज तो आर्टिकल्स यहीं पर खत्म होते हैं, आगे ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होता है नीदर वन नॉर टू। क्यों? क्योंकि आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी जो होता है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा चूज किए जाते हैं, ना कि गवर्नर के द्वारा। ओके, सेकंड, द चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ अ स्टेट एक्ट एन एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी की तरह होता है टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, सो देयर इज अ नो फिक्स टेन्योर फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी। यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी की कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है, इसलिए हमारे जो दोनों स्टेटमेंट है कि जो सेक्रेटरी होता है उनका फिक्स टेन्योर होता है और ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं, दोनों स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू, इसमें आपका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। यहाँ पर किससे रिलेटेड था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1919 में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, सेपरेट प्रीएम्बल की बात की और एंड ऑफ बेनेवोलेंट डेपोजिज्म की बात की। यहाँ पर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर दिस एक्ट मेड द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल की बात की। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कुछ फीचर्स थे, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो आई होप आपको यहाँ पर अब सारी चीजें क्लियर होंगी। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।